हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैच स्लैग साइकिल, जिसको हम लोग C4 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, C4 साइकिल एक तरह की साइक्लिकल पाथवे है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट होती है, मीसोफिल सेल में एटमॉस्फेरिक CO2 आती है और वो कंसंट्रेट की जाती है बंडल शीथ सेल में। ठीक है, तो C4 साइकिल एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। C4 पाथवे दो साइंटिस्ट ने दी थी, उनके नाम पे इसको हैच स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। C4 साइकिल में क्या होता है? सो बेसिकली ये एक तरह का CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है। C4 साइकिल एक तरह का CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का मैकेनिज्म है। डू यू रिमेंबर, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा फोटो रेस्पिरेशन। उधर हम लोगों ने सीखा कि जब CO2 ज्यादा रहती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में या फिर बराबर रहती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो उस केस में RUBP में CO2 जुड़ती है। लेकिन इन केस अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती, जो कि डे टाइम में कॉमन है, C3 प्लांट्स में अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती तो RUBP में ऑक्सीजन जुड़ने लगती है, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है, विच वॉज अ हार्मफुल प्रोसेस। लेकिन उससे बचने के लिए C4 प्लांट ने CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाना चालू कर दिया ताकि एटलीस्ट CO2 का लेवल ऑक्सीजन के लेवल के बराबर रहे या उससे ज्यादा रहे, उससे कम ना रहे। ठीक है, सो व्हाई CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, ये क्यों इवॉल्व हुआ, कौन सा इवोल्यूशनरी प्रेशर है जिसकी वजह से C4 पाथवे इवॉल्व हुई, वो ये है कि टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन ना हो इसलिए कुछ प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट करते हैं। इस तरह के कंसंट्रेशन मैकेनिज्म को हम लोग कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म बोलते, CCM बोलते। उसका एक एग्जांपल है C4 पाथवे। ठीक है, तो C4 पाथवे जिन प्लांट्स में होता है उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं C4 प्लांट्स, और C4 प्लांट्स के बहुत सारे एग्जांपल है। लेट मी साइट सम एग्जांपल्स फॉर यू फॉर C4 प्लांट। तो एक C4 प्लांट क्या हो गया बेटा, एक C4 प्लांट हो गया, हम लोग जिसको मॉडल पढ़ेंगे वो है मेज। ठीक है, मेज मतलब मक्का, मेज मतलब इसका साइंटिफिक नेम भी लिख लो, जी मेज। ठीक है, जी मेज। ठीक है, ये अपना मॉडल ऑर्गेनिज्म है, मतलब मेज वाली C4 पाथवे हम लोग पढ़ने वाले। नेक्स्ट एक और C4 प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं जिसका नाम है शुगर केन। ठीक है, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन को हम लोग बोलते हैं सैचुरम ऑफिसिनेल। ठीक है ना, एक जनरल लिख लेते हैं सैचुरम ऑफिसिनेल। और भी बहुत सारे होते हैं, सैचुरम बारबेरी एटसेट्रा, जिसके नाम एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर्स में दिए हुए। बाय द वे शुगर केन क्या होता है, सैकरम। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, मिलेट्स। मिलेट्स जिसको जवारी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सॉर्गम। ठीक है, सॉर्गम। ठीक है, इंस्टेंटली एक चीज हिट होनी चाहिए, वो ये है कि ज्यादातर इनमें से क्या है, मोनोकॉट्स। बेटा याद रखो डाइकॉट्स में भी C4 प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली मोनोकॉट्स में C4 प्लांट्स है, लेकिन मोनोकॉट्स में C4 प्लांट ज्यादा है। आई मीन टू से मोनोकॉट्स में भी C3 ज्यादा है, लेकिन अगर आप C4 प्लांट देखो तो मोर मोनोकॉट्स देन डाइकॉट्स आर C4 प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा नहीं है कि ऑल C4 plants are monocots. C4 plant mostly are monocots, but some are also dicot. ठीक है, तो यहां पे लिख लो C4 plants are mostly monocots. Are mostly monocots. ठीक है, but less commonly dicots. But less commonly dicots. ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये सारे सेम फैमिली के हैं? क्या मेज की फैमिली, शुगर केन की फैमिली, मिलेट्स की फैमिली सब सेम है? नहीं, ये सब डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, मतलब डिफरेंट एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। तो C4 pathway is found in unrelated plants, is found in
अनरिलेटेड प्लांट मतलब जिसका कॉमन एंसेस्टर नहीं है, उसने अलग अलग C4 पाथवे इवॉल्व करी। C4 पाथवे इज फाउंड इन अनरिलेटेड प्लांट फैमिलीज, जिसका एक दूसरे से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसमें भी पाया जाता है। बेटा जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म सिमिलर काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेज और शुगरकेन सेम फैमिली के नहीं है, अलग अलग फैमिली के, लेकिन वो काम सेम कर रहे हैं, C4 पाथवे, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं जब दो अलग अलग एंसेस्टर से आए हुए ऑर्गेनिज्म सेम काम करते, एनालॉगस काम करते, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और C4 पाथवे एनालॉगस पाथवे है, ठीक है, एनालॉगस पाथवे है, ठीक है। इसका मतलब कि जो मेज टाइप C4 पाथवे है, मेज में जैसा C4 पाथवे होता लगभग वैसा वैसा शुगरकेन में भी होता, लेकिन 100% सेम नहीं बेटा। मेज का C4 पाथवे थोड़ा सा अलग है, शुगरकेन का थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सारे प्लांट एक ही काम करना चाह रहे हैं, तो काम सारी पाथवे का एक है। सारे तरह की C4 पाथवे का, चाहे मेज टाइप हो, चाहे जवारी टाइप हो, चाहे शुगरकेन टाइप हो, सबका काम क्या है? CO2 को कंसेंट्रेट करना। सो फंक्शनली, एनालॉगसली, all C4 plants do the same thing, that is to concentrate CO2 to avoid photorespiration, लेकिन इनका तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। एनसीईआरटी में और इस चैप्टर में हम लोग मेनली फोकस किस पे करते हैं? मेस टाइप C4 पाथवे पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। एक चीज और है जो इन तीनों में कॉमन है, जो इन सारे प्लांट्स में कॉमन है, वो है क्रांज एनाटॉमी। बेटा कौन सी एनाटॉमी? क्रांज एनाटॉमी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई, पॉइंट ये हो गया कि C4 प्लांट्स शो करते हैं एक खास तरह की लीफ एनाटॉमी, जिसको बोलते हैं क्रांज लीफ एनाटॉमी, ठीक है। व्हाई डू यू कॉल इट क्रांज लीफ एनाटॉमी? क्योंकि ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनके नाम में क्रांज है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर लीफ है, ठीक है, तो होगा क्या क्रांज एनाटॉमी में कि स्टोमेटा के पास, लेट अस से कि ये क्या है? स्टोमेटा है। स्टोमेटा के पास में जो सेल होंगे, नियर बाई स्टोमेटा जो सेल होंगे, वो थिन वॉल्ड होंगे। कैसे होंगे? थिन वॉल्ड, ठीक है, इस तरह के होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, लूजली पैक्ड होंगे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम के पास में जो सेल होंगे, जो वैस्कुलर बंडल के पास में जो सेल होंगे, वो थिक वॉल्ड होंगे, ठीक है। ये जो सेल होंगे बेटा, ये थिक वॉल्ड होंगे, जो वैस्कुलर बंडल के पास में होंगे, और ये थोड़े बड़े होंगे। इन सेल को हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल। और ये बेटा क्या होते हैं? ये एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जगह नहीं होती, स्पेसेस नहीं होते, ये टाइटली पैक्ड होते, बड़े सेल्स होते हैं। इनमें दूसरी गैस आ जा नहीं सकती बाहर से, ये ऐसे टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल्स। तो बेटा दो तरह के सेल पाए जाते हैं क्रांज लीफ एनाटॉमी में, दो तरह के सेल पाए जाते हैं। ये कौन सा सेल हो गया? बंडल शीथ सेल। अब मैं झटपट इन दोनों के डिफरेंसेस आपको बता देता। देखो मीजोफिल सेल जो है ये स्टोमेटा के करीब है, ठीक है, और बंडल शीथ सेल जो है वो स्टोमेटा से थोड़ा दूर है। दूसरा पॉइंट, मीजोफिल सेल जो है ये कैसा है? स्मॉल है। और बंडल शीथ सेल कैसा है बेटा? ये लार्ज है, लार्जर है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मीजोफिल सेल जो है ये थिन वॉल्ड है, इसकी सेल वॉल थिन है, ठीक है, तो ये कैसा है? थिन वॉल्ड है। और बंडल शीथ सेल जो है ये थिक वॉल्ड है, इसकी सेल वॉल क्या है? थिक है। ये कैसा है बेटा? थिक वॉल्ड है। और जब हम लोग बोल रहे हैं थिक वॉल्ड, तो याद रखो इसमें एक केमिकल का डिपोजिशन होता है, जिस केमिकल को हम लोग बोलते हैं सुबेरिन। और जब सुबेरिन का डिपोजिशन होता है तो उसको हम लोग सुबेराइजेशन बोलते हैं। बेटा सुबेरिन एक ऐसा केमिकल है जो जहां पाया जाता है वहां पे वाटर को और गैसेस को ब्लॉक कर देता है। मतलब इसमें पानी और गैसेस नहीं आ पाएंगी। टेक्निकली अगर बोले तो ये एपोप्लास्ट, जो सेल के बाहर बाहर का जो स्पेस होता है एपोप्लास्ट, उसको ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। इसलिए जो बंडल शीथ सेल है इसमें बाहर से आने वाली गैस, स्पेशली ऑक्सीजन, नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो ये सेल कैसा हो गया? बंडल शीथ सेल। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेल कैसा होता? गैस इम्परविएबल, गैस इम्परमिएबल।
इसमें गैसेस नहीं आ सकती बाहर से। इस वाले में बाहर से गैसेस आ सकती है मेसोफिल सेल में, लेकिन इधर नहीं आ सकती। ठीक है बेटा, और भी इसमें एक दो चेंजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेसोफिल सेल जो होता है इसमें इसमें क्या होता है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब, इसमें ग्रेना होता है। और अगर ग्रेना मतलब थाइलाकॉइड की स्टैकिंग होती तो वहां पे PS2 PS1 दोनों होते, और अगर PS2 होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये वाला सेल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अंदर अंदर, लेकिन इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। बंडल शीथ सेल कैसा होता, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता। ठीक है, इसका ये मतलब है कि कौन सा सेल ऑक्सीजन अंदर अंदर प्रोड्यूस करता है, ये वाला। ठीक है, और कौन सा सेल ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करता, बंडल शीथ सेल। मतलब बंडल शीथ सेल जो है ना, ये ऑक्सीजन कम इसके अंदर रहती है और CO2 इसके अंदर ज्यादा रहती है। ठीक है, और मीजोफिल सेल में ऑक्सीजन भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो एक आइडिया याद रखो, मैं एक बार फिर से बताता, वन ऑन वन कंपैरिजन कर लेते। कंपैरिजन क्या है कि जो लीफ के पास में लूजली अरेंज सेल्स हैं, जो उसमें बाहर से आने वाली CO2 और ऑक्सीजन जिसके अंदर जाएगी, वो सेल कौन सा है, मीजोफिल सेल। So mesophyll cell are closer to stomata and bundle sheath cells are farther from stomata। मतलब वो वैस्कुलर बंडल के पास है और ये एपिडर्मिस के पास है। बेटा एपिडर्मिस और स्टोमेटा के पास कौन है, मेसोफिल सेल। और जाइलम फ्लोएम के पास, वेन के पास कौन है, बंडल शीथ सेल। बेटा वैस्कुलर बंडल बोलते हैं ना जाइलम फ्लोएम को, हेंस वी से बंडल शीथ, जो कि वैस्कुलर बंडल के पास में है उसको बोलेंगे बंडल शीथ। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ये साइज में छोटा है मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल साइज में बड़ा है। मेसोफिल सेल जो है ये थिन वॉल्ड है, बंडल शीथ सेल जो है थिक वॉल्ड है। इसके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन है, मतलब इसके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस ब्लॉक है। इसमें बाहर से गैस और वाटर नहीं आ सकता, इसमें बाहर से गैस और वाटर आ सकता है, मेसोफिल सेल में आ सकता है। मेसोफिल सेल अंदर अंदर ऑक्सीजन नहीं बनाता, मतलब बनाता है, लेकिन बंडल शीथ सेल अंदर अंदर ऑक्सीजन नहीं बनाता। इसके पास ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ग्रेना लेमेली है। अगर ग्रेना है तो मेसोफिल सेल ऑक्सीजन बनाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो मेसोफिल सेल है ये ऑक्सीजेनिक है, मतलब ये ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन जो बंडल शीथ सेल है ये एनऑक्सीजेनिक है, ये ऑक्सीजन नहीं बनाता। बंडल शीथ सेल इज एनऑक्सीजेनिक। बेटा बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन तो नहीं बन रही, और तो और इसमें CO2 C4 पाथवे में पुश होगी, मतलब इसके अंदर CO2 जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है जो अभी तक मैं लास्ट के लिए रोक के रखा, वो ये है कि इस वाले सेल में मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम क्या है, एब्सेंट है। बल्कि यहां पे एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेप्केज, PEP कार्बोक्सिलेज या पेप्केज, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस वाले सेल में, बंडल शीथ सेल में रुबिस्को प्रेजेंट है, रुबिस्को प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसमें रुबिस्को प्रेजेंट है तो याद रखो रुबिस्को कौन सी पाथवे का एंजाइम है, C3 साइकिल का एंजाइम है। ठीक है, तो C3 साइकिल किसमें हो पाएगा, जिसके पास रुबिस्को है उसमें C3 साइकिल हो पाएगा। मेसोफिल सेल के पास तो रुबिस्को नहीं है, मतलब दे कैन नॉट परफॉर्म C3 साइकिल। और बंडल शीथ सेल के पास रुबिस्को है, which means they can perform C3 cycle. So basically, absence of Rubisco is seen in mesophyll cell. Therefore, mesophyll cell cannot perform C3 cycle. ठीक है, mesophyll cell जो है वो C4 साइकिल की शुरुआत करते हैं, और बंडल शीथ सेल जो है इसके अंदर C3 साइकिल होता है। यहां पे एक बात और बता दें कि C4 प्लांट में भी C3 साइकिल होता है। C4 प्लांट जो है वो C3 साइकिल भी करता है, इन अ सेंस C4 पाथवे जो है वो C3 साइकिल का एडिशन है, मतलब सप्लीमेंट्री टू C3 साइकिल है, ना कि रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो C4 पाथवे में एक बात और लिख लो आगे बढ़ने से पहले, वो ये है कि C4 plants carry out C3 cycle as well। इसका मतलब C4 cycle is not complementary but supplementary to C4 cycle is supplementary to C3 cycle। बेटा C4 साइकिल का काम यह है कि C3 की एफिशिएंसी बढ़ जाए। अगर CO2 कम रहती, जो कि नॉर्मली होता है डे टाइम में, तो C3 प्लांट की एफिशिएंसी कम हो जाती। लेकिन
अगर C4 साइकिल होगा तो बंडल शीथ सेल में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अभी देखेंगे कैसे बढ़ जाएगा। तो CO2 का कंसंट्रेशन अगर C4 साइकिल बढ़ा देगा तो C4 साइकिल विल हेल्प इन एफिशिएंट रनिंग ऑफ C3 साइकिल। तो C4 साइकिल ये C3 साइकिल को सप्लीमेंट कर रहा है। C4 साइकिल के बिना भी C3 साइकिल होता है, लेकिन वो लेस एफिशिएंसी के साथ होता है। लेकिन अगर C4 प्लांट होंगे तो उनमें C3 साइकिल विल बी सप्लीमेंटेड बाय C4 साइकिल। देखो C4 साइकिल यहां से CO2 उठाएगा एटमॉस्फेयर से और पंप कर देगा किसके अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर। इस तरह से बंडल शीथ के अंदर की CO2 बढ़ जाएगी और यहाँ पे C3 साइकिल विदाउट फोटो रेस्पिरेशन हो पाएगा। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट ना होता और C4 साइकिल ना होता तब भी C3 साइकिल होता, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के साथ होता, मतलब लेस एफिशिएंसी के साथ होता। रिमेंबर, फोटो रेस्पिरेशन में RUBP का ऑक्सीजनेशन होता है इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन, और फोटो रेस्पिरेशन वाज अ वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन प्रोडिजियस था, उसका कोई नोन फंक्शन नहीं था, बल्कि उसमें ATP और कार्बन का लॉस हो रहा था। ठीक है, चलो वापस आते हैं और मैं एक मॉडल के थ्रू समझाता आपको कि ये क्या है। तो यहां मैंने किसी 2 ब्लॉक्स मैंने बना रखे पहले से। ठीक है, एक ब्लॉक जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कैन यू गेस इट, कौन सा सेल है ये जो छोटा है, जो थिन वॉल्ड है, ये कौन सा सेल है, मीजोफिल सेल। लेट अस से ये कौन सा सेल है बेटा, मीजोफिल सेल। ठीक है, और देन ये कौन सा सेल है, बंडल शीथ सेल। ठीक है, बंडल शीथ सेल। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो बंडल शीथ सेल है इसकी वॉल क्या है, थिक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, सुबेरिन पाया जाता है। ठीक है, ये वाला सेल जो है इसमें बाहर से गैस नहीं आ सकती। तो ये वाला गैस कैसा है, ये वाला सेल कैसा है, इम्परवियस टू गैसेस। सुबेरिन होने की वजह से दिस वन इज इम्परवियस टू गैसेस। तो बाहर से आने वाली CO2 बेटा किसमें आएगी, इसमें आएगी, बंडल शीथ में या मीजोफिल में, मीजोफिल सेल में। क्यों आएगी, क्योंकि ये स्टोमेटा के पास में है और ये गैसेस को अलाउ करता। ये वाला स्टोमेटा से दूर है और गैसेस को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू जो CO2 आएगी, ये CO2 कहां से आई, ये CO2 एटमॉस्फेयर से आई। ये CO2 कहां आएगी, ये CO2 आएगी मीजोफिल सेल में। ठीक है, तो मीजोफिल सेल में बाहर से CO2 आई, मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 आई। अब नोटिस करना क्या होगा, यहां मीजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं पाया जाता। ये वाला सेल कैसा है, रुबिस्को नेगेटिव, और ये वाला सेल कैसा है, रुबिस्को पॉजिटिव। बंडल शीथ सेल कैसा है, रुबिस्को पॉजिटिव। तो यहां पे CO2 आई लेकिन रुबिस्को नहीं है, मतलब RUBP में CO2 जुड़ नहीं पाएगी। तो यहां पे उसके अलावा कुछ और होता है बेटा, यहां पे एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेपकेस। यहां पे क्या पाया जाता है, पेपकेस। तो ये सेल पेपकेस पॉजिटिव है और रुबिस्को नेगेटिव है, मतलब यहां पे पेपकेस का काम होगा, रुबिस्को का काम नहीं होगा। मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता, ऑल्दो दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू, जिसमें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पॉइंट ये है कि पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी, आ गई CO2, वेरी गुड। अब CO2 वाटर के साथ मिलेगी। ठीक है, याद करो बायोमोलिक्यूल, एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वो वाटर के साथ CO2 मिल करके क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है, और क्या बन जाता है, प्रोटॉन। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये जा करके जुड़ जाएगा एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, देखो बाइकार्बोनेट में 1 कार्बन है और 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है PEP, फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड। बेटा PEP का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फो एनॉल पाइरुविक एसिड, फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड। ठीक है, ये जो फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड है ये CO2 का एक्सेप्टर है। मैं यहां पे इसको दूसरे कलर में लिख दे रहा, बेटा ये 3 कार्बन का है, CO2 जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आई है 1 कार्बन की है। ठीक है, और ये फर्स्ट CO2 का एक्सेप्टर है। C4 प्लांट में CO2 का एक्सेप्टर कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है, और C3 प्लांट में CO2 का एक्सेप्टर 5 कार्बन का RUBP था। तो बाहर से आने वाली CO2 किसने एक्सेप्ट करी, PEP ने एक्सेप्ट करी, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट ने एक्सेप्ट करी, और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यू कैन से इट फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर या फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। बाहर से जो CO2 आई वो एटमॉस्फेरिक है ना,
इसको आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और बेटा ये पहली पहली CO2 है जो बाहर से आई, तो इसको हम लोग कभी कभी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर भी बोलते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें का मतलब एक है। लेट मी सिंप्लीफाई, पहले एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी स्टोमेटा के थ्रू, नेक्स्ट CO2 वाटर के साथ मिलेगी और क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट पीपी के साथ मिलेगा, और बेटा इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो क्या है, पेप्केज। कौन सा एंजाइम चाहिए इसके लिए, पेप्केज। तो या तो आप इसको पेप्केज बोलो या तो आप इसको पीपी कार्बोक्सिलेज बोलो, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है ना, याद करो बेटा, आरयूबीपी का जो एंजाइम था वो कार्बोक्सिलेज भी था और ऑक्सीजनेज भी था, लेकिन पीपी वाला ये जो एंजाइम है ये ऑक्सीजनेज नहीं है, ये पेप्को नहीं है, ये पेप्केज है। पीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नहीं है, ये ओनली पीपी कार्बोक्सिलेज है। तो बेटा क्या होगा कि पीपी में ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकती, लेकिन पीपी में बाइकार्बोनेट मतलब ये जो कार्बन है वो जुड़ सकती है। तो बेसिकली CO2 आई, ये देखो CO2 आ गई, अब CO2 बाइकार्बोनेट में चली गई, फिर बाइकार्बोनेट से CO2 पीपी में चली जाएगी। बाइकार्बोनेट का एक कार्बन और पीपी का 3 कार्बन, दोनों मिलके टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन। तो यहाँ 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये कितने कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है। क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का है, बिकॉज दिस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल, इसीलिए इस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, C4 पाथवे। C4 पाथवे क्यों बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं C4 पाथवे एज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है बेटा, PP है या OAA है, OAA है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है ये 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। अभी तक देखो क्या हुआ, पीपी में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, तो CO2 के जुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। तो इस स्टेप को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेप नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन। लेकिन याद करो C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन होता था आरयूबीपी का, मतलब 5 कार्बन के शुगर का। यहां पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है पीपी का। C3 साइकिल में आरयूबीपी का होता था और C4 साइकिल में पीपी का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ये कार्बोक्सिलेशन ऑफ पीपी, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलेशन हुआ तो 4 कार्बन का एसिड बना। कौन सा एसिड बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसका रिडक्शन होगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। तो ये जो OAA है इसके रिडक्शन से बनता है 4 कार्बन का मैलिक एसिड। ठीक है, Ma मतलब क्या है बेटा, मैलिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये रिडक्शन भी कहां हो गया, ये रिडक्शन भी मेसोफिल सेल के अंदर हो गया। तो पहला स्टेप क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन ऑफ PEP टू प्रोड्यूस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट ये दूसरा स्टेप क्या हो गया बेटा, दूसरा स्टेप क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टू प्रोड्यूस मैलिक एसिड। ठीक है, अब सबसे पहले हुआ कार्बोक्सिलेशन, किसका कार्बोक्सिलेशन, पीईपी का कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा है, पीपी कार्बोक्सिलेज, ये याद रखना। नेक्स्ट दूसरा क्या, दूसरे सबके रिएक्शन के एंजाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन, उससे क्या बनेगा, 4 कार्बन का मैलिक एसिड। फिर देखो ये जो 4 कार्बन का एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड, ये ट्रांसफर होगा। मैं उसको ब्लू कलर से शो कर रहा, देखो 4 कार्बन का एसिड कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। तो लेफ्ट वाले से राइट में ट्रांसफर हो रहा है। नोटिस करो कि मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के बीच में ये छोटे छोटे कनेक्शन है। बेटा सेल चैप्टर में आपने पढ़ा, इन कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं ना। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इसके थ्रू लिक्विड फॉर्म में, मतलब एक्वस फॉर्म में, मैलिक एसिड इधर से इधर जाएगा। अब याद रखो 4 कार्बन का एसिड, इसको क्या बोलेंगे, C4 एसिड। 4 कार्बन का एसिड ये कहां से कहां जा रहा है, ये मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में जा रहा है। तो C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा, मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। 4 कार्बन का एसिड कहां से कहां जाएगा, मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। अब ये जो 4 कार्बन का एसिड है ये मैलिक एसिड है,
ये मैलिक एसिड के फॉर्म में भी जा सकता है, कभी कभी ये मैलिक एसिड को छोड़ के दूसरे फॉर्म में भी जा सकता है। एग्जाम्पल, एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में भी जा सकता है। ठीक है, तो याद रखो बेटा कि या तो ये मैलिक एसिड के फॉर्म में जाएगा, या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक 4 कार्बन के अमीनो एसिड में, ये भी 4 कार्बन का है बाय द वे, जिसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। तो आइदर मैलिक एसिड विल गो इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, or more commonly malic acid can convert into aspartic acid and then go in the form of aspartic acid and then convert back again into malic acid। या तो मैलिक एसिड अपने नेटिव फॉर्म में जाएगा, या तो मैलिक एसिड एस्पार्टिक में कन्वर्ट होके इधर से इधर जाएगा। अब ये जो कन्वर्जन है अपने सिलेबस में नहीं है, इसको बोलते हैं एमए शटल या फिर मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो एनीहाउ मैलिक एसिड जो 4 कार्बन का एसिड है, ये कहां से कहां चला गया? ये चला गया मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। तो देखो इधर भी मैलिक एसिड है और इधर भी मैलिक एसिड है। अब ये मैलिक एसिड तीसरा स्टेप करने वाला है। 2 स्टेप कौन कौन से हो चुके हैं अभी तक? कार्बोक्सिलेशन ऑफ पीपी टू प्रोड्यूस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, प्राइमरी एक्सेप्टर में CO2 एक्सेप्ट करके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 एक्सेप्ट करके ऑक्सैलोएसिटिक बना लिया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब ऑक्सैलोएसिटेट का रिडक्शन होकर मैलिक एसिड बन गया। मैलिक एसिड जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। बेटा प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कहां हुआ? मीजोफिल सेल में। मतलब CO2 बाहर से एटमॉस्फेयर से जो आई वो फिक्स कहां हुई? मीजोफिल सेल में। अब वो CO2 मैलिक एसिड के अंदर है ना, अब वो धीरे धीरे करके कहां आ गई? बंडल शीथ सेल में। अब ये जो बंडल शीथ सेल है ये इंटरेस्टिंग है। ये जो बंडल शीथ सेल है इसमें मैलिक एसिड आएगा और CO2 छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? CO2। नोटिस मैलिक एसिड 4 कार्बन का है बेटा। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। CO2 छोड़ा इसने 1 कार्बन की, तो जो मॉलिक्यूल बचेगा वो 3 कार्बन का होगा। बेटा वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन होता है? वो होता है पाइरुविक एसिड। कौन सा? पाइरुविक एसिड। ठीक है, पाइरुविक एसिड वही होता है जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है एज अ लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, छोड़ो। तो 4 कार्बन से 1 कार्बन निकले तो क्या बचा? 3 कार्बन का एसिड बचा। ये काम की बात है। अब बेटा CO2 रिलीज करने को हम लोग क्या बोलते? डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 रिलीज करने को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप नंबर 3 क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 लगी थी तो क्या बोले थे? कार्बोक्सिलेशन। CO2 निकल रही है तो क्या बोल रहे हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। देखो कितना सिंपल है। C4 पाथवे क्या करे? इधर से CO2 उठा रही, उधर की तरफ पंप कर रही। इधर कार्बोक्सिलेशन हो रहा, इधर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा। इधर से CO2 एटमॉस्फेयर से आ रही और इधर CO2 वो डिस्चार्ज कर रहा। मतलब मीजोफिल सेल से CO2 उठा करके बंडल शीथ सेल में CO2 को डंप कर रहा। इसको हम लोग क्या बोलते? इसको हम लोग बोलते कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। तो C4 पाथवे कुछ नहीं है। C4 पाथवे बस एक काम करता, इधर से CO2 उठाता मीजोफिल सेल से और इधर डंप करता बंडल शीथ सेल में। So anyhow, main goal of C4 pathway is to capture CO2 efficiently from mesophyll cell and then मैलिक एसिड के फॉर्म में लाके उसको डंप कर देता कहां पे? बंडल शीथ सेल में। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हैच-लाइक पाथवे इज डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो डीकार्बोक्सिलेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका? पूरे के पूरे C4 साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि CO2 रिलीज कौन कर रहा? डीकार्बोक्सिलेशन। तो इधर से CO2 उठी और ट्रेवल करके इधर आके डंप हो गई। अब क्या बचा? पाइरुविक एसिड। अब ये पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का एसिड है। बेटा 4 कार्बन का एसिड किधर से किधर आया? मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। और 3 कार्बन का एसिड किधर से किधर जाएगा? 3 कार्बन का एसिड जाएगा बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में। तो इसको बोलेंगे C3 एसिड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे बेटा? C3 एसिड ट्रांसपोर्ट। और ये कैसे होगा? अगेन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो याद रखो बेटा 4 कार्बन का एसिड किधर से किधर जा रहा है? मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। और लौट के कौन आ रहा है? 3 कार्बन का एसिड आ रहा है। मतलब 4 कार्बन आया, 3 कार्बन गया तो 1 कार्बन निकल गया ना। किस फॉर्म में निकल गया? CO2 के फॉर्म में निकल गया। इसको याद रखना, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आया क्या है? पाइरुविक एसिड। और इससे बनेगा क्या? फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड। तो ये हो जाएगा 4th स्टेप या फिर रीजेनरेशन। क्या हो जाएगा? 4th स्टेप या फिर रीजेनरेशन। किसका रीजेनरेशन? पीईपी का। क्योंकि CO2 एक्सेप्ट करने के लिए पीईपी चाहिए ना। तो लास्ट स्टेप क्या हो गया? रीजेनरेशन ऑफ पीईपी
फ्रॉम पायरुविक एसिड। ठीक है, तो मैं चारों स्टेप को एक बार आपको बता देता फिर से। सबसे पहले बाहर से जो CO2 आई थ्रू स्टोमेटा मीजोफिल सेल में, उसको एक्सेप्ट किसने किया? पीईपी ने। तो पहला स्टेप क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन ऑफ पीईपी। किसका कार्बोक्सिलेशन? किसमें कार्बन जुड़ रहा है? पीईपी में। सो कार्बोक्सिलेशन ऑफ पीईपी टू प्रोड्यूस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, 4 कार्बन का है, इसीलिए पाथवे को हम लोग बोलते हैं C4 साइकिल, बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। किसका रिडक्शन? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन। क्या बनेगा? मैलिक एसिड। डिटेल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट होता इससे ज्यादा कुछ तो मैं तुमको और डिटेल में बताता ना, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन, मैलिक एसिड, एंजाइम, स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो याद रखो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन होगा, क्या बनेगा? मैलिक एसिड। अब ये 4 कार्बन का एसिड है, पीपी 3 था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड 4 कार्बन के है। ये मैलिक एसिड जनरली एस्पार्टिक एसिड जो एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में पाया जाता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट होके, ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन से कन्वर्ट होके और फिर वापस आएगा, फिर से वापस क्या बन जाएगा? मैलिक एसिड। सो 4 कार्बन का एसिड मीजोफिल सेल से कहा गया? बंडल शीथ सेल में, और यहां आकर के ये क्या करेगा? ये CO2 को रिलीज करेगा। अब 4 कार्बन का कंपाउंड CO2 रिलीज करेगा तो 3 कार्बन का हो जाएगा। याद रखो ये CO2 बेसिकली इधर से आकर के, इधर से उठ करके इधर आ गई ना CO2, इधर क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन। इधर क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 इधर से लिया और इधर छोड़ दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते? कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। ये जो है CO2 को बढ़ाने का मैकेनिज्म है। कौन से सेल में CO2 बढ़ती है? जिसके पास रुबिस्को है। कौन से सेल में बढ़ती है? बंडल शीथ सेल में बढ़ती है। नेक्स्ट, अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड रीजनरेशन में जाएगा, क्योंकि याद रखो पीईपी चाहिए ना फर्दर। अगर पीईपी कंज्यूम होकर पायरुविक एसिड बन गया तो पायरुविक एसिड अगली बार पीईपी कहां से आएगा? क्योंकि प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन में तो पीईपी कंज्यूम हो रहा ना, ये सबस्ट्रेट है ना, ये C4 साइकिल में कार्बन एक्सेप्टर है, तो ये सबस्ट्रेट है, तो रीजनरेशन करना पड़ेगा ना सबस्ट्रेट का, पीईपी का। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का रीजनरेशन होता है, इसको बोलते हैं स्टेज 4। और याद रखो कि बाकी सारे स्टेजेस में नेट कुछ नहीं लगता, लेकिन रीजनरेशन में एक साइकिल में 2 एटीपी लगते हैं। बेटा रीजनरेशन फेज में 2 एटीपी लगते हैं पर साइकिल, मतलब 2 एटीपी पर CO2 लगते हैं। किसमें? रीजनरेशन स्टेप में। और किसी स्टेप में नेट कुछ नहीं लगता बेटा, ओवरऑल कुछ नहीं लगता, लेकिन रीजनरेशन स्टेप में एक CO2 इधर से इधर करने में 2 एटीपी इक्विवेलेंट्स लगते हैं। ठीक है, चलो, तो ये इसकी भी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। एंजाइम, एंजाइम सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? ये वाला पेप्केज। जो C4 का पहला एंजाइम है वो इंपॉर्टेंट है बेटा। C3 का पहला एंजाइम कौन है? रुबिस्को। और C4 पाथवे का पहला एंजाइम कौन सा है? पेप्केज। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं जरूर बताता। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड से रीजनरेशन होके क्या बन गया? पीईपी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये जो पूरा C4 साइकिल है, जिसमें 2 सेल इन्वॉल्व है, जिसमें कई सारे कंपाउंड्स इन्वॉल्व है, इस पूरे साइकिल में एक ही काम हुआ, इधर से CO2 कैप्चर हुई और इधर डीकार्बोक्सिलेशन, इधर से कार्बोक्सिलेशन, इधर से डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसकी वजह से इस सेल में, बंडल शीथ सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा और ये CO2 का यूज करके ये सेल क्या करेगा? C3 साइकिल। मतलब C3 साइकिल कौन से सेल में होगा? जिसके पास रुबिस्को है। कौन सा सेल है वो? बंडल शीथ सेल। तो C4 plant do not carry out C3 cycle in their mesophyll cell. They carry out C3 cycle in their specialized bundle sheath cell. बंडल शीथ सेल में CO2 ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? थ्रू C4 साइकिल। C4 साइकिल pushes CO2 from atmosphere via primary fixation to बंडल शीथ सेल। तो C4 साइकिल ने CO2 को पुश कर दिया, इसकी वजह से बंडल शीथ सेल में CO2 आके भर गई और इस CO2 बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये सेल इंपरवियस है गैसेस के लिए, गैसेस को बाहर जाना अलाउ नहीं करता। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मैलिक एसिड तो आ गया, CO2 तो रिलीज हो गई, पायरुविक एसिड निकल गया प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, लेकिन CO2 नहीं निकल पा रही है। देयर इज नो एस्केप फॉर CO2। अब ये जो CO2 रिच एनवायरनमेंट बन चुका है, जहां पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, यहां पे C3 साइकिल होगा विदाउट फोटो रेस्पायरेशन। मतलब ये जो C3 साइकिल है, ये लो एफिशिएंसी से होगा या हाई एफिशिएंसी से होगा? हाई एफिशिएंसी से होगा। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए रुबिस्को, वो प्रेजेंट है।
So C4 plants do not have Rubisco in mesophyll cell, but they do have Rubisco in bundle sheath cell. मतलब C4 plants do not carry out Calvin cycle, C3 cycle in mesophyll cell, but they do carry out Calvin cycle in their bundle sheath cell. C4 plants में भी C3 cycle होता है. कहाँ होता है? वो C3 cycle बंडल शीथ सेल में होता है, मेसोफिल सेल में नहीं होता. अब जरा स्टेप्स की बात कर लेते हैं हम लोग. तो 4 स्टेप मैंने आपको बता दिए बेटा, ये 4 स्टेप झटपट लिखवा देते हैं. तो स्टेप्स ऑफ C4 पाथवे, C4 पाथवे के आखिर वो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं? हैच स्लैग साइकिल के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप लिखेंगे. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? कार्बोक्सिलेशन. किसका कार्बोक्सिलेशन? याद रखो C3 साइकिल में RuBP का कार्बोक्सिलेशन होता है, C4 साइकिल में PEP का कार्बोक्सिलेशन होता है. कार्बोक्सिलेशन ऑफ 2-फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट टू फॉर्म, बेटा फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट क्या था? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ये 4 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है. प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 plant is 2 carbon molecule, whereas first stable product is 4 carbon molecule. Next, दूसरा जो स्टेप है, let us say step number 2. स्टेप नंबर 2 क्या है? रिडक्शन. रिडक्शन ऑफ किसका रिडक्शन? ये जो बना है इसका प्रोडक्ट. जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वो सेकेंड स्टेप का सबस्ट्रेट है. ठीक है. रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इनटू मैलिक एसिड. ठीक है. अब ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब देन यहां पे बीच में क्या होगा? देन क्या होगा? मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन का एसिड है, मैलिक एसिड या फिर C4 एसिड इज कहां से कहां जाएगा बेटा? ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बंडल से मीजो या मीजो से बंडल, मीजो से बंडल, फ्रॉम मीजोफिल सेल टू बंडल शीथ सेल, मीजोफिल सेल टू बंडल शीथ सेल. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप नंबर 3. अब ये जो मैलिक एसिड बंडल शीथ में आ चुका है तो ये CO2 रिलीज करेगा. CO2 रिलीज करने को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है. डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एसिड टू प्रोड्यूस पाइरुवेट, टू प्रोड्यूस पाइरुविक एसिड. ठीक है. और ये जो CO2 निकली है, ठीक है ना, मैलिक एसिड से ये जो CO2 निकली है डीकार्बोक्सिलेशन में, ठीक है, जो जो CO2 निकली है ये क्या करने में यूज होगी? कैल्विन साइकिल करने में यूज होगी. ठीक है. दिस इज यूज्ड एज कार्बन सोर्स फॉर C3 साइकिल. C3 साइकिल करने में यूज होगी. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट में क्या आ गया? रीजनरेशन. लास्ट स्टेप जो है बेटा इसको मैं ग्रीन से लिख रहा, स्टेप नंबर 4. ये कौन सा है? रीजनरेशन. रीजनरेशन अलग क्यों है? पहली बात, किस चीज का रीजनरेशन हो रहा? रीजनरेशन हो रहा PEP का, 2-फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट का. ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है. रीजनरेशन ऑफ 2-फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट फ्रॉम पाइरुविक एसिड. ठीक है. ये स्पेशल क्यों है? ये बाकियों से अलग क्यों है ये वाला स्टेप? क्योंकि इस स्टेप में पर CO2 2 ATP इक्विवेलेंट्स लगते हैं. पर CO2 2 ATP इक्विवेलेंट लगते हैं. मतलब ये एनर्जी एक्सपेंड करने वाला स्टेप है. बिना एनर्जी लगाए PEP से PEP नहीं बनेगा. देखो पाइरुविक एसिड में फॉस्फेट नहीं है, लेकिन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में फॉस्फेट है. कहीं से तो आएगा ना फॉस्फेट. अरे रीजनरेशन देखो, रीजनरेशन में पाइरुविक एसिड में फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में फॉस्फेट नहीं है. ठीक है. फॉस्फेट है तो कहीं ना कहीं से तो फॉस्फेट आएगा ना. ठीक है. तो ये जो लास्ट स्टेप है इसमें पर CO2 2 ATP इक्विवेलेंट कंज्यूम होते हैं. मतलब C4 साइकिल करने में, एक राउंड करने में, एक CO2 इधर से उधर छोड़ने में 2 ATP एक्स्ट्रा लगेंगे. ठीक है. अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? मैंने बता दिया, डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है. एक बात और याद रखो कि डीकार्बोक्सिलेशन ही वो स्टेप है जो बंडल शीथ सेल में हो रहा. बाकी के सारे स्टेप, चाहे PEP का कार्बोक्सिलेशन हो, चाहे ऑक्सैलोएसिटेट का रिडक्शन हो, चाहे रीजनरेशन हो ऑक्सैलोएसिटिक फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड का, तो स्टेप 1, 2 और 4
ये मीजोफिल में हो रहा है। अकेला डीकार्बोक्सिलेशन कहां हो रहा? बंडल शीथ में हो रहा। सो दिस इज ओनली स्टेप इन बंडल शीथ सेल। बाकी सारे जो स्टेप हैं C4 पाथवे के, जरा देखो ना, बाकी के जितने भी स्टेप हैं, चाहे PP का कार्बोक्सिलेशन हो, चाहे OA का रिडक्शन हो, और चाहे पायरुवेट से पायरुविक फॉस्फेनॉल पायरुविक का रीजनरेशन हो, ये सारे स्टेप 1, 2 एंड 4 कहां हो रहे हैं? 1, 2 का 4 कहां हो रहा? मेसोफिल सेल में। और बंडल शीथ सेल में क्या हो रहा है? स्टेप 3 हो रहा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी यही है, ठीक है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो डीकार्बोक्सिलेशन का यूज करके C3 साइकिल हो रहा। अब जरा एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक लास्ट चीज रह गई, एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी का कैलकुलेशन। तो याद रखो, एनर्जी कैलकुलेट करते समय यह बात याद रखनी है कि पर CO2 और पर ग्लूकोज अलग अलग बातें हैं, ठीक है। पर ग्लूकोज का मतलब तो हो गया पर 6 CO2 ना, ठीक है। 6 CO2, 6 राउंड केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज बनता है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, तो पहले पर CO2 लिखेंगे, फिर पर ग्लूकोज लिखेंगे। देखो, जब C3 साइकिल अलोन होता है, जब C3 साइकिल अकेला होता है, तो पर CO2 कितना ATP लगता है? 3 ATP। और कितना NADPH लगता है? 2 NADPH, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी रिसेंटली C3 साइकिल केल्विन साइकिल के लेक्चर में 1-2 दिन पहले। नेक्स्ट, जब ग्लूकोज बनता है, मतलब 6 बार CO2 लेगी, तो दिस इंटू 6 हो जाएगा, मतलब यहां पे लगेगा 18 ATP और 12 NADPH, 18 ATP और 12 NADPH। लेकिन अगर C4 पाथवे होगी, तो C4 पाथवे के साथ साथ C3 पाथवे भी होती है ना। C4 पाथवे अकेले तो नहीं होती। जब C4 पाथवे होती तो CO2 बढ़ती, लेकिन बेसिकली C4 पाथवे इज अडेंडम टू C3 पाथवे। C4 पाथवे सप्लीमेंट्री टू C3 पाथवे। C3 पाथवे तो होगी ही होगी। तो इन दोनों का कंबाइंड क्या होगा? नोटिस करो कि C4 पाथवे में नेट NADPH नहीं लग रहा है, लेकिन ATP लग रहा है रीजनरेशन स्टेप में। क्या लिखा टीचर ने? 2 ATP परस्यूट। ATP लग रहा है, लेकिन NADPH नेट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो याद रखो, C4 पाथवे में पर CO2 क्या हो जाएगा? जब C4 पाथवे होगी तो इसमें पर CO2 2 ATP और लगेगा, और 3 ATP C3 वाला लग रहा है, तो C3 का 3 और C4 का 2 पर CO2 कितना हो गया? 5 ATP और 2 NADPH। देखो, NADPH C3 और C4 प्लस C3 में सेम है, क्योंकि C4 में NADPH नहीं लग रहा, सिर्फ ATP एक्स्ट्रा लग रहा, NADPH/H+। व्हाट अबाउट दिस वन? ग्लूकोज पे बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इसको 6 टाइम करना है, मतलब 30 ATP, 30 ATP और 12 NADPH। एक ग्लूकोज अगर C4 साइकिल से बनाना है तो उसके लिए 30 ATP और 12 NADPH खर्चा करना पड़ेगा। बेटा, फौरन दिमाग में सवाल आना चाहिए, फौरन इंस्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां तो 18 ATP लग रहे हैं C3 प्लांट में, C4 प्लांट में 30 ATP लग रहे हैं। ये तो उल्टा और खर्चा कर रहा है ना, इसमें तो ज्यादा एनर्जी लग रही ना। सो हाउ आर C4 प्लांट्स बेटर देन C3 प्लांट्स? अगर C4 प्लांट में और ज्यादा एनर्जी लग रही, then why do you say that C4 plants are better than C3 plants? तो याद रखो कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, मतलब कार्बन का लॉस नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा पैसा खर्च करके, थोड़ा एनर्जी खर्च करके अच्छा चीज आ रहा है, मतलब जो ग्लूकोज बन रहा है ये विदाउट लॉस बन रहा। तो प्लांट के पास चॉइस है, या तो कम एनर्जी स्पेंड करे और गलती करता रहे, फोटो रेस्पिरेशन करता रहे, या तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी करे और गलती से बच जाए, मतलब फोटो रेस्पिरेशन से बच जाए। Although C4 plants use more ATP than C3 plants for CO2 fixation or for glucose production, लेकिन फिर भी C4 प्लांट में कार्बन का लॉस नहीं है, मतलब C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, उसमें ATP कंज्यूम भी होता, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस भी ऑफर होती प्लांट को मेटाबॉलिकली, बहुत सारे इश्यूज प्लांट के अंदर आते, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता फोटो रेस्पिरेशन में। तो ऑल इन ऑल ये याद रखो कि ऑल्दो C4 पाथवे प्लस C3 पाथवे इज मोर एनर्जी इंटेंसिव। हालांकि C4 C3 जब साथ में होता तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती, लेकिन C3 प्लांट से फिर भी अच्छा है, फिर भी हायर प्रोडक्टिविटी है C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि नॉर्मली C3 प्लांट सफर इन डे टाइम फ्रॉम फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन के विक्टिम है, दे आर सफरिंग फ्रॉम
फोटो रेस्पिरेशन या फिर C2 साइकिल, बट C4 प्लांट्स by spending a little more energy by concentrating carbon dioxide, C4 plant can prevent photorespiration. मतलब C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगती है, बट इट इज टोटली वर्थ इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो.